महापुरुष राजयोग से। इसका नाम है पंच महापुरुष राजयोग। यहाँ पर हम लोग राज शब्द और भी लिख देंगे। पंच महापुरुष इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 5 ग्रहों से बनता है। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? अच्छा जी, दिख रही है। ठीक है। यह यदि योग एवं दोष लगन का मित्र शत्रु होगा तो उसके फल में बहुत अंतर आ जाता है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी आप लोग योग पढ़ रहे हैं, इन योग को बनाने वाला जो ग्रह है वह लगन का मित्र होना चाहिए, तब जाकर के ये ज़्यादा फलदायी होंगे। यदि लगन का शत्रु है तो उसका जो फल है योग का वो 20 से 30% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। लेकिन लगन का मित्र है तो पूरा 100 का 100% आपको फल मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। और लगन का अगर कोई लगन का मित्र और दोस्त बन रहा है तो दोस्त भी आधा कम हो जाएगा, क्योंकि लगन का क्या है, मित्र है। लगन का शत्रु और दोस्त बन रहा है तो दोस्त 2 गुना प्रबल हो जाएगा। ये दोस्त के विषय में ध्यान रखना है। और योग के विषय में अगर लगन का शत्रु ही योग बना रहा है तो योग कम हो जाएगा, और लगन का मित्र है तो योग क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। मित्र शत्रु वो वाले याद रखिएगा आप लोग ग्रुप, शुक्र शनि राहु के, बुध शुक्र शनि राहु केतु। और जो शुरू में मैंने ग्रह मित्र बताए थे ना 4 5 ग्रहों की, और सूर्य चंद्र मंगल गुरु। सूर्य चंद्र मंगल गुरु। हाँ, ये 5 ग्रह यदि उच्च के केंद्र में स्वराशि के होंगे तो यह योग बनेगा। 5 ग्रह कौन कौन से होना चाहिए? यह योग बनता है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सूर्य चंद्र इसलिए इस योग को नहीं बनाते क्योंकि सूर्य चंद्र तो भोक्ता हैं, भोग करने वाले। अरे भाई, भोजन बनाना और खाना दो एक खाने वाले होगा तभी तो भोजन का लाभ खाने वाले को मिलेगा। तो सूर्य और चंद्र जो कुंडली में क्या करते हैं, भोक्ता होते हैं। ये भोग करने वाले होते हैं। सूर्य आपकी आत्मा है, चंद्रमा आपका मन है। तो जो अच्छा योग बनेगा वो यही तो ग्रहण कर पाएंगे। अगर सूर्य चंद्रमा कुंडली में खराब है तो अच्छा भी अगर योग बन रहा है तो वह योग व्यक्ति को काम में नहीं आता है। उसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे मिठाई तो मिल रही है लेकिन शुगर की बीमारी है। तो सूर्य चंद्रमा खराब है तो आप उन योगों को उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो कुंडली में सूर्य और चंद्रमा इनमें से कम एक ग्रह अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के कोई सा भी राजयोग है वो आप बचा पाएंगे, अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। 5 ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, लिखते हुए चलिएगा। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोचक नाम का पंच महापुरुष योग। यह योग कौन बनाता है? यह योग बनाता है मंगल। इसके लिए क्या शर्तें हैं? इसके लिए शर्तें हैं कि या तो लग्न में मंगल क्या हो, उच्च का हो। मंगल उच्च का कौन सी राशि में होता है? मंगल उच्च का होता है 10वीं राशि, मकर राशि में। ये सबसे उत्तम है, ए ग्रेड का। कोई भी ग्रह उच्च का होकर के योग बनाएगा वो ए ग्रेड का योग रहेगा। स्वराशि का बनाएगा तो बी ग्रेड का रहेगा। सबसे पहले मंगल कर, यदि मकर का है तो सबसे उत्तम है। यदि मकर का नहीं है, मेष का है अथवा वृश्चिक का है तो भी ये लगन में बैठा है तो ये रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। क्या होगा इससे मंगल से संबंधित जो हम कारकों का विचार करते हैं उन सभी में अच्छे से लाभ देगा। जैसे जमीन, व्यक्ति की प्रॉपर्टी खूब बनाएगा, है ना, जमीन खूब खरीदेगा। भाइयों का सुख, व्यक्ति को प्रॉपर्टी खूब बनाएगा, मकान बनाएगा, जमीन खरीदेगा, भाइयों का सुख जीवन में अच्छा हो जाएगा। और जब प्रॉपर्टी रहेगी तो समाज में नाम कमाएंगे। समाज में नाम कौन कमाते हैं? जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी रहती है। आज का युग जो है धन प्रदान युग है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितने भी विद्वान बन जाइए, समाज आपको इज्जत नहीं देगा। लेकिन आप पैसे कमा ली, भले ही आप मूर्ख हो, गधे हो, तो भी समाज में आपकी इज्जत हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी कौन बनाता है? मंगल बनाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके लिए मैं एक बात और बता देता हूँ। मंगल के लिए, मंगल जो है अच्छा होता है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद खूब मिलती है। मंगल यदि कुंडली में खराब होता है
तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्यक्ति को सरलता से नहीं मिल पाती है। दूसरी बात, भाइयों के साथ भी उस व्यक्ति की नहीं बनती विवाह के बाद में, जिसका मंगल खराब होता है। इसलिए भाई का सुख और प्रॉपर्टी का सुख दोनों मंगल से देखते हैं। तो अगर आप मंगल खराब है तो मंगल का उपाय करने के साथ में भाई से बना करके व्यक्ति को रखना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी का सुख मिल पाता है। दूसरा, प्रॉपर्टी कब बनाएगा? जब मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा। पैसे कब कमाएगा? जब उसके अंदर साहस होगा, इच्छा शक्ति होगी, आलस्य नहीं होगा। इसलिए साहस, पराक्रम और एनर्जी, ये भी तीनों चीज मंगल से देखी जाती हैं। तो ये तीनों चीज रोचक नामक जिसकी कुंडली में राजयोग रहेगा, ऐसे व्यक्ति में भरपूर रहेगी। तो कहाँ कहाँ मंगल होना चाहिए? सबसे पहला आपका ये हो गया केंद्र। ये सबसे उत्तम स्थान माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण स्थान है। ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। तो सबसे पहला ये स्थान हो गया। दूसरा, चौथे भाव में मंगल होगा तो भी रोचक पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हालांकि सप्तम भाव के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रह सकता है। प्रॉपर्टी इन सब के लिए अच्छा रहेगा। तीसरा, सप्तम भाव। सप्तम भाव में भी अगर ये मंगल मकर, मेष और वृश्चिक का है तो भी रोचक पंच महापुरुष योग बन रहा है। और दसम भाव में भी यदि मंगल उच्च राशि का है, मेष का है अथवा वृश्चिक का है तो भी रोचक पंच महापुरुष नाम का राजयोग बन रहा है। इसके अलावा यह रोचक पंच महापुरुष राजयोग इनमें भी बन जाएगा। कहाँ पर? केंद्र में भी, सॉरी केंद्र के बाद में त्रिकोण में भी। लेकिन त्रिकोण में जो है ये फिर डी ग्रेड का बनेगा। डी ग्रेड का मतलब बहुत कम फल ये देगा। सबसे उत्तम जो ये माना जाता है वो इसी में माना जाता है, केंद्र में। तो केंद्र में यदि कोई भी ग्रह स्वराशि का हो या उच्च का हो तो वह राजयोग बनाएगा। इनमें तो अगर ये उच्च के रहेंगे तो अच्छा लाभ दे देंगे, लेकिन पावरफुल राजयोग इन चारों ग्रहों का इसमें माना जाएगा, केंद्र का। लिख लिया आप लोगों ने रोचक महापुरुष राजयोग। अब हम देखते हैं सेकंड नाम का है भद्र पंच महापुरुष योग। ये कौन बनाता है? ये बनाता है बुध। इसका नाम है भद्र। मंगल के बाद में कौन सा ग्रह आता है? बुध। कुंडली में बुध अगर लग्न में कन्या राशि का हो, कन्या बुध की स्वयं की राशि भी और कन्या में बुध उच्च का भी होता है, अथवा बुध मिथुन का हो। यदि बुध जो है लग्न में कन्या और मिथुन राशि का है तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। चतुर्थ भाव में यदि बुध है कन्या और मिथुन का तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। सप्तम भाव में बुध है तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। और दसम भाव में यदि बुध है तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। केंद्र में ही ये बनता है। इससे क्या होगा? इससे वाणी बहुत प्रबल हो जाएगी, शक्तिशाली वाणी हो जाएगी, है ना। कई होता है अच्छे भाषा, अच्छे वक्ता होते हैं वाणी। दूसरी बात, बुध बुद्धि का ग्रह है। किसका ग्रह है? बुद्धि का। ऐसा व्यक्ति जुगाड़ू नंबर 1 होता है। भले उसके पास में शक्ति नहीं हो लेकिन वो जुगाड़ से अपने सब सारे के सभी काम करा लेगा। तो काम करने का जुगाड़ और तर्क शक्ति उसकी बहुत अच्छी रहेगी। उसको पता चल जाएगा कब कैसे काम करना है, कब कैसे बचना है, कब कैसे निकलना है। तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, वाणी अच्छी होगी, काम करने का जुगाड़ उसका अच्छा होगा। भद्र पंच महापुरुष योग में किसके द्वारा बनता है? बुध के द्वारा। रोचक भद्र। तीसरा बनता है हंस पंच महापुरुष योग। ये कौन बनाता है? यह गुरु बनाता है। सेम वही कंडीशन है। अब आप इसे याद हो जाएगी। या तो गुरु चौथी राशि में हो, उच्च का रहेगा चौथी राशि में, या गुरु धनु का हो या गुरु मीन का हो। तो कर्क का, धनु का और मीन का गुरु यदि लग्न में है तो भद्र पंच महापुरुष योग बनाएंगे। ये ही ग्रह अगर इन्हीं राशियों में गुरु अगर चौथे भाव में तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। इन्हीं में यदि गुरु जो है वो सप्तम भाव में तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। इन्हीं में गुरु अगर दसम भाव में तो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। तो ये चार जो भाव हैं ये केंद्र कहलाते हैं। इनमें अगर गुरु मंगल होगा तो रोचक, बुध होगा तो भद्र, और गुरु होगा तो हंस पंच महापुरुष, में भद्र बोल रहा था, हंस महापुरुष पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। क्या होगा? गुरु ज्ञान का है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा में बहुत आगे जाएगा, उसकी बुद्धि चलेगी, पढ़ाई उसके अच्छी ऊंचे स्तर तक होगी, पढ़ाई का लास्ट जहाँ तक होता है ना वहाँ तक वो पहुँचेगा। मैनेजमेंट उसका अच्छा रहेगा, है ना।
ज्ञान उसके अंदर पूर्ण रहेगा तो वो राजयोग बना देगा। मतलब कि ये पांचों ग्रह जो है अपने से संबंधित काम उस व्यक्ति से कराएंगे। अगर मंगल बना है तो व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित काम अपने जीवन में करेगा, सेना में चला जाएगा या प्रॉपर्टी का काम करेगा या भूमि से संबंधित काम करेगा, है ना, पराक्रम वाले काम करेगा, पुलिस में चला जाएगा, पुलिस से संबंधित, रक्षा से संबंधित जितनी भी वैकेंसी उसमें से वो जा सकता है। गुरु अगर इसमें से बैठा है तो व्यक्ति टीचर बन जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में चला जाएगा, अथवा कथावाचक बन जाएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाएगा, आश्रम में चला जाएगा, मठ मठाधीश, जो भी एक ऊंचे स्तर का इसमें जो क्षेत्र होता है ज्ञान का, वहां पर ये व्यक्ति पहुंच सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। मालव्य पंच महापुरुष योग। सबसे पहला कौन सा था? रोचक, दूसरा भद्र, तीसरा हंस, अब चौथा है मालव्य। यह योग कौन बनाता है? शुक्र बनाता है। सेम कंडीशन है, या तो शुक्र लग्न में उच्च का हो, अथवा वृष राशि का हो, तुला राशि का हो। वृष और तुला उसकी खुद की राशि, 12वें में वो उच्च का होता है। इन भावों में यदि ये कंडीशन होगी तो मालव्य पंच महापुरुष योग बनेगा। चतुर्थ भाव में होगा तो मालव्य पंच महापुरुष, सप्तम भाव में होगा अथवा दसम भाव में होगा तो यह योग बनेगा। इस योग का प्रभाव क्या होगा? इस योग का प्रभाव होगा कि व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगा, कला के क्षेत्र में उसकी बहुत अच्छी रुचि होगी, वो एक्टिंग मतलब कि अभिनेता जो है हीरो भी बन सकता है, अथवा अच्छा गायक कलाकार बन सकता है, अच्छा नर्तक बन सकता है। कलाओं से संबंधित जो 64 कलाएं होती हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी कलाएं सीखी थी? 64 कलाएं। उन 64 कलाओं में से कोई सी भी कला उस व्यक्ति की इतनी प्रबल रहेगी, उस कला के द्वारा ही वह जाना जाएगा और उसका जो व्यवसाय है उस कला से संबंधित होगा, जिससे वो बहुत मुनाफा कमाएगा, है ना। दूसरा, लगन में यदि और प्रथम भाव में होगा तो अगर पति पत्नी सुंदर पति के पुरुष के बन रहा है तो उसको पत्नी सुंदर स्त्री का लाभ मिलेगा, स्त्री के बन रहा है तो सुंदर पति का लाभ मिलेगा। अच्छा, स्त्री के लिए गुरु अगर होता है तो फिर उसको धार्मिक और आध्यात्मिक पति का भी लाभ मिलता है। तो वो जिस स्थान पर बैठेगा उस स्थान से अपन देखते हैं। महिलाओं के लिए पुरुषों को देखना है तो गुरु को देखेंगे, और पुरुषों के लिए अगर महिलाओं को देखेंगे तो वो शुक्र को देखेंगे। ध्यान रखिएगा सभी विवाह के लिए। और दसम भाव में यदि बन रहा है तो व्यवसाय जो है शुक्र से संबंधित उसका व्यापार रहेगा, है ना, सफेद वस्तुओं से संबंधित वो व्यापार करेगा। शुक्र ग्रह से संबंधित जितने भी व्यापार का विचार किया जाता है वो करेगा। व्यापार वाली क्लास में प्रत्येक ग्रह से संबंधित व्यापार आपको बताएंगे। तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक होगा, सुंदर होगा, और कलाओं में उसकी रुचि होगी, शरीर उसका स्वस्थ होगा, शुक्र के गुण उसके अंदर पूरे आ जाएंगे, भौतिकतावादी रहेगा। अब आ जाते हैं अपन सबसे अंतिम वाला, सस पंच महापुरुष योग। यह कौन बनाता है? शनि बनाता है। इसमें शुक्र का लिख रखा है, यहाँ आप लोग शनि कर लीजिएगा, है ना, ये गलत है। कौन बनाता है? ये शनि। शनि के द्वारा यह बनता है। शनि लग्न में या तो सब 7वीं राशि का उच्च का हो, अथवा मकर या कुंभ का हो, स्वग्रही हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो। चतुर्थ भाव में लग्न में जो शनि है, हालांकि कंटक दोष भी यहाँ पर बनाता है, लेकिन इतना प्रभावशाली कंटक दोष नहीं रहेगा। अगर वह लग्न का शनि मित्र रहेगा तो, लग्न का अगर शत्रु है तो यहाँ पर ये योग भी बनाएगा और इससे कारकत्व की हानि भी करेगा, दोनों काम भी करता है शनि। तो अगर शनि केंद्र में स्वराशि का या उच्च का हो जाए तो षष्ठ पंच महापुरुष योग बनेगा। जब बुध, शुक्र और शनि की लगन होती है दूसरे पक्ष वाले की, तब कौन सा योग ज्यादा काम करता है? भद्र, मालव्य और षष्ठ ज्यादा काम करेंगे। भद्र योग कौन बनाएगा? बुध। मालव्य योग कौन बनाएगा? शुक्र। भद्र कौन बनाता है? बुध। मालव्य कौन बनाएगा? शुक्र। और षष्ठ योग कौन बनाएगा? शनि। तो जब इनकी लगन होगी, मतलब लगन में इनकी राशि होगी, तब ये दो योग ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि तब ये लगन के क्या रहेंगे? मित्र रहेंगे। नंबर 2, जब गुरु मंगल की लगन होगी तब रोचक और हंस योग ज्यादा काम करेंगे। अगर गुरु की लगन है तो रोचक योग ज्यादा काम करेगा, और यदि मंगल की लगन में रोचक और गुरु की लगन में हंस योग ज्यादा काम करेंगे। जिस लगन में ये मित्र होंगे उससे संबंधित जीत बिना स्ट्रगल के व्यक्ति को मिल जाएगी। उससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो व्यक्ति जो सरलता से प्राप्त कर लेगा।
तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जिस लगन के मित्रों से संबंधित वस्तु या जो भी है व्यक्ति प्राप्त करेगा। सूर्य और चंद्रमा इन दोनों में से एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही सभी योगों का भोग करेंगे, इसलिए दोनों का इस योग में नहीं जोड़ा गया है। पंच महापुरुष योग में इन दोनों को इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि ये भोक्ता है स्वयं। अरे भाई अनुष्ठान करेंगे तो ये जवान भी तो होना चाहिए ना, तो ये मुख्य यही है, यही तो इन योगों को ग्रहण करेंगे। नंबर 2 लगन भी अच्छा होना चाहिए, तभी ये योग प्रभावशाली होंगे। तो सीधी सी बात है, एक बार में आप इसे समझ लो, ये आपको याद हो जाएगा ये कि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, अगर ये पांचों ग्रह केंद्र में हो, उच्च के हो अथवा स्वराशि के हो, तो पंच महापुरुष योग बनता है। मंगल से कौन सा बनेगा? मालव्य, बुध से भद्र, गुरु से हंस, मंगल से रोचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से सस। याद करने के लिए सीधी ट्रिक है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि यदि उच्च के या स्वराशि होकर के केंद्र में चले गए तो पंच महापुरुष योग बन रही है। तो पंच पांचों एक साथ भी बन सकते हैं, अलग अलग भी बन सकते हैं। वो 2 ग्रह उच्च के आ गए तो 2-2 बन गए। जितना ज्यादा योग उतनी ज्यादा पावरफुल कुंडली। तो मीठा खाने के गुलाब जामुन भी मिल गया है ना, रसगुल्ला भी मिल गया, बर्फी भी मिल गई, आनंद ही आनंद है। तो वैसे अगर एक बना रहा है, जैसे ये सभी ग्रह एक साथ ज्यादा से ज्यादा भी बन सकते हैं, कम से कम भी बन सकते हैं। जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा कुंडली में लाभ होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति वो पावरफुल बनेगा। तो हंस पंच महापुरुष योग आप लोगों को समझ में आ गया सभी को। अब दूसरा योग अपन पढ़ लेते हैं। अब देखिए आप लोग कुल दीपक योग, बहुत सरल योग, अब छोटे छोटे योग है, तुरंत समझ में आ जाएंगे। कुल दीपक किसे कहते हैं? जो अपने कुल में दीपक की तरह उजाला दे दे। अंधकार हो उसमें कोई दीपक जला दो तो पूरा अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार गांवों में शहरों में हजारों कुल रहते हैं, सबको व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन उन किसी कुल में कोई व्यक्ति ऐसा काम कर जाता है कि उसके नाम से उस कुल को सभी व्यक्ति आसपास के जानने लग जाते हैं। जैसे वो कोई नेता वगैरह बन जाए या कोई बड़ा काम कर जाए, जैसे IAS वगैरह में सफल हो जाते कोई व्यक्ति तो उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, उसको लोग जानने लग जाते हैं, मीडिया में आ जाता है। अथवा कोई नेता वगैरह बन जाता है, अथवा कोई खिलाड़ी बन करके बाहर से कुछ जीत करके आ जाता है, या बिजनेसमैन बनकर बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता है ना, या उस नगर गांव का बहुत बड़ा सेठ हो जाता है, अमीरपति करोड़पति अरबपति बन जाता है। तो फिर वो क्या होता है कि उसको जितना जैसे जैसा पैसे आपके पास आते जाएंगे वैसे वैसे आप फेमस होते जाएंगे। लक्ष्मी यश को बढ़ाती है। तो जो व्यक्ति अपने कुल में किसी ने काम नहीं किया वो व्यक्ति वो काम करता है तो कुल दीपक कहलाता है। बस इसका एक ही काम है, दसम भाव पावरफुल होना चाहिए, एक ही शर्त है। कौन सा भाव पावरफुल होना चाहिए? दसम भाव। ये कौन सा भाव है? ये है दसम भाव। अब ये पावरफुल कब रहेगा? इसमें कोई सा भी ग्रह क्या होना चाहिए? उच्च का होना चाहिए, स्वराशि का होना चाहिए, पूर्व लगन का क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए। लगन का मित्र होकर के कोई भी ग्रह इसमें उच्च का या स्वराशि का बैठ जाता है तो वह कौन सा योग बन जाता है? कुल दीपक योग बन जाता है। बस यही है। यह योग दसम भाव में बनेगा। दसम भाव में उच्च का ग्रह होने पर बनेगा। दसम भाव में कैसा ग्रह होना चाहिए? उच्च का। दसम भाव में कोई शुभ योग और भी बनने पर ये योग बन जाता है, और कोई अन्य योग बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने कुल को बहुत आगे ले जाएगा। ऐसे व्यक्ति के कारण उसके कुल की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यक्ति अपने आप प्रसिद्ध होगा, लोग उसको अच्छा मानेंगे। अच्छा, व्यक्ति की प्रसिद्धि कब होगी? जब उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। तो दसम भाव क्या होता है? कर्म का भाव हम लोग मानते हैं कुंडली में। किसका भाव मानते हैं? कर्म का। जब व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो अच्छे कर्म वाले व्यक्ति को सब लोग अच्छा मानते हैं। जिसके कर्म खराब है उसको कौन प्रशंसा करेगा? तो जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा, कर्म अच्छा होगा, तो अपने आप उसकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। मेहनत करेगा, लोगों का वो सहयोग भी करेगा। तो ऐसे में कौन सा योग बन जाएगा? कुल दीपक योग बन जाएगा। अब देखिए लक्ष्मी नारायण योग। इस योग का नाम क्या है? लक्ष्मी और नारायण। हम लोग कुंडली में लक्ष्मी का कारक किसको मानते हैं? शुक्र को मानते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। किसी के घर में लक्ष्मी की कमी होती है तो हम बताते हैं शुक्रवार को आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाओ। लक्ष्मी जी की आराधना शुक्रवार को होती है। तो धन वैभव
का विचार किससे किया जाता है? वैभव सुख संपत्ति का विचार शुक्र से किया जाता है, लग्जरी वाला सुख। केवल धन का विचार तो गुरु से करते हैं, लेकिन लग्जरी का विचार शुक्र से किया जाता है। तो शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी है और नारायण यहाँ पर कौन है? बुध। बुध के अधिष्ठात्री देवता है भगवान विष्णु। बुध जो है तर्क का कारक है, ज्ञान का भी कारक होता है, वाणी का भी कारक होता है। तो लक्ष्मी नारायण योग में बुध और शुक्र की युति अगर एक साथ कहीं भी कुंडली में बन जाए, किसकी? बुध की और शुक्र की, तो कौन सा योग बन जाएगा? लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। कुंडली में बुध और शुक्र की एक साथ युति होने पर लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अगर यह केंद्र और त्रिकोण बनता है तो सबसे अच्छा है। केंद्र त्रिकोण बुध एक साथ और शुक्र एक साथ हो जाए तो सबसे अच्छा है, हो जाता है। केंद्र त्रिकोण सो पूरे करवाएगा, लेकिन अगर 6-8-12 में बनेगा तो जरूरत की पूर्ति करेंगे। एक बात ध्यान से समझिए, प्रत्येक योग में याद आप नहीं कर पाओगे ज्योतिष को ज्यादा। आप 10 ग्रंथ पढ़ लोगे तो भी समझ में नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट को समझ जोगे तो चीजें याद रह जाएगी हमेशा। बुध और शुक्र धन कैसे बढ़ाएंगे? बुध किसका कारक है? बुध है वाणी का कारक। बुध किसका कारक है? वाणी का। और शुक्र किसका कारक है? लक्ष्मी का कारक है। तो जहाँ लक्ष्मी और वाणी एक साथ हो जाती हैं, वहां धन की क्या होती है? वृद्धि होती है। बुध क्या करेगा? शुक्र की जो लक्ष्मी उसको बचाएगा। भगवान विष्णु का कारक है, तो विष्णु और लक्ष्मी जहाँ पर एक साथ रहेंगे उस स्थान में लक्ष्मी की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो बुध और शुक्र जहाँ पर बैठेंगे उस स्थान के फल को बढ़ाएंगे। साथ में शुक्र को एक दिशा मिल जाएगी शुभ ग्रह का योग होने के कारण, तो लक्ष्मी की वहां पर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दोनों ये मित्र हैं, है ना। बुध जो है वो इन्हीं के पक्ष में है, शुक्र के इत्यादि के में। अगर ये केंद्र में रहेगा तो सबसे पावरफुल, त्रिकोण में कम, लेकिन अगर 6-8-12 में रहेंगे तो जरूरत की पूर्ति करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी योग, ये केवल इसी के लिए नहीं है, सभी योग अगर केंद्र त्रिकोण में रहेंगे तो अच्छा बनेंगे। 6-8-12 में रहेंगे तो वो आपको फल नहीं देंगे, लेकिन जब एकदम आवश्यकता पड़ जाएगी तो पता चलेगा आप मरने वाले हैं, तब आपको बचा लेंगे। मतलब जरूरत की पूर्ति कर देंगे। बस ये केंद्र त्रिकोण मतलब 6-8-12 जो त्रिक स्थान है, इनमें योग जो है अशुभ हो जाते हैं। बुध मतलब बुद्धि, शुक्र मतलब वैभव, दोनों का योग वैभव को बचा लेता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि। शुक्र क्या है? वैभव। अगर आपके पास में बुद्धि नहीं है तो लक्ष्मी आपके पास में ज्यादा देर समय तक रुक नहीं पाएगी। कोई भी आपकी लक्ष्मी को खींच के ले जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं होती वो धन कमा तो लेता लेकिन बचा नहीं पाता। क्यों नहीं बचा पाता? क्योंकि उसको ये नहीं पता कि लक्ष्मी का निवेश कहाँ करना चाहिए, कैसे लक्ष्मी को सुरक्षित रूप से बचाना चाहिए। कई प्रकार के लोग आप लोगों ने समाज में देखे होंगे। कई ऐसे हैं जो तुरंत पैसा खर्च कर देते हैं, कई ऐसे हैं जो 10 बार सोचते हैं खर्च करने से पहले। तो जो सोचने वाले व्यक्ति हैं वो भी 2 कैटेगरी के हैं। एक तो कंजूस, एक है जो निवेश करते हैं, वो पैसे को इसी जगह लगाते हैं जहाँ से पैसे में वृद्धि होती है। ऐसे होते हैं जो पैसे को एकदम बचा के रख लेते हैं, निवेश करते। तो बुध वो वाले व्यक्ति जो लक्ष्मी को इस तरीके से यूज करता है कि वो लक्ष्मी उससे बढ़ती जाए, लक्ष्मी को लक्ष्मी में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो बुद्धि जब लक्ष्य शुक्र के साथ हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति पैसे कमाने में बहुत होशियार होता है। और उसका जो दिमाग है वो किसमें चलेगा? बुद्धि किसमें काम करेगी? बुद्धि जिस ग्रह के साथ रहता है व्यक्ति की बुद्धि उसी प्रकार से काम करती है। तो बुध किसके साथ होते हैं? यहाँ पर बुध और चंद्र, दोनों ग्रहों का ध्यान रखना। बुध और चंद्र जिस ग्रह के साथ होते हैं ये वैसे ही बन जाते हैं। सूर्य के साथ मिल गए थे राजा बन जाएंगे, है ना, बुधादित्य हो जाएगा। और मंगल के साथ बन गए तो ये क्रूर बना देंगे, सेनापति वाला भाव ले आएंगे। शुक्र के साथ बैठ गए दोनों तो लक्ष्मी वाला भाव ले आएंगे। शुक्र लक्ष्मी बुध भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ में रहती है तो नियंत्रण में रहती है। पत्नी कहाँ नियंत्रण में रहती है? जब वो अपने पति के पास में रहेगी। तो लक्ष्मी कहाँ पर है? भगवान के पास में, तो नियंत्रण में रहेगी। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी को सही तरीके से इस्तेमाल में लाता है। ऐसे लोग धन के यूज का ऐसे लोगों में धन की यूज का जजमेंट आ जाता है, कहाँ पर पैसा फंसाना है, कहाँ पर नहीं फंसाना। यह योग अगर धन और लाभ भाव में बन जाए तो भी अच्छा है। मान लो यदि केंद्र त्रिकोण में नहीं बन रहा, दूसरे भाव में बन जाए या एकादश भाव में बन जाए तो भी ये क्या है? अच्छा है। तो
केंद्र में लक्ष्मी नारायण योग बन जाए, चाहे धन भाव में बन जाए, धन भाव ये है, अथवा लाभ भाव में बन जाए। यहाँ धन भाव में धन मतलब पैसा, या लाभ भाव में सभी प्रकार का लाभ जो आपको आवश्यकता है, पैसे के अलावा कुछ भी लाभ आपको मिल रहा है, वो सब 11वें भाव से हम लोग विचार करते हैं। इन दोनों में भी अगर लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो व्यक्ति खूब धनशाली, धनवान होता है, बलवान होता है। तो ये हो गया आपका लक्ष्मी नारायण राजयोग। पंचमहापुरुष हो गया, कुलदीप हो गया, चंद्रमांगल्य निवा भी है ना। लक्ष्मण अब तीसरा लिखिए चंद्रमांगल्य योग। चंद्र और मांगल्य नाम से समझ लिया करो, जो नाम है उन ग्रहों का योग ही उस योग को बनाते हैं। ये राजयोग की कैटेगरी चल रही है, अच्छा योग है चंद्र मांगल्य का। ये लक्ष्मी वाला योग है, लक्ष्मी को बढ़ाने वाला। अब आप थोड़ा सा इसे समझिए कि पैसा व्यक्ति कब कमाएगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगर शेर सोता सोता योजना बना ले कि मैं खूब सारे हिरणों को मार के खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा, तो क्या उसकी भूख शांत हो जाएगी? नहीं होगी। उसको उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब जाके मृग पकड़ पाता है। उसी प्रकार पैसे वाला भी वही बन पाता है जो मेहनत करता है। अपन बैठ जाए और बैठे बैठे मोबाइल चलाएं, रील्स देखें, तो क्या लक्ष्मी आएगी? कभी नहीं आएगी। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, चीजों को समझने के लिए पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उस स्किल्स को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के लक्ष्मी माता आप पर कृपा करती है। तो चंद्रमा क्या है? मन। और मंगल क्या है? स्फूर्ति, ऊर्जा। तो ऊर्जा का जब मन के साथ संचार होता है तो व्यक्ति जो है तो कोई भी काम जो है वो जब तक पूरा नहीं होता तब तक उसको छोड़ता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, काम तो शुरू कर देंगे, एक साथ ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, तीसरा चौथा 8-10 कर दिया, ढंग से को भी नहीं चला पाएंगे तो सबको बंद कर देंगे। लेकिन चंद्रमांगल योग वाले व्यक्तियों में ये हुनर होता है कि काम जिसको शुरू करेंगे उसको पूरा करके रहेंगे। चंद्र और मंगल यदि लग्न केंद्र में हो जाए 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण में हो तो बहुत पावरफुल योग बनाएगा। 6-8-12 में अगर ये रहेगा तो ये पावरफुल नहीं रहेगा। योग बनाने वाले ग्रह मृत्यु भाग में विष्णु मास में होंगे तो भी बल घट जाएगा। ये सभी योगों के लिए आपको ध्यान में रखना है कि योग बनाने वाले ग्रह मृत्यु भाग में नहीं होना चाहिए। सभी ग्रहों का एक मृत्यु भाग होता है और एक विष्णु मांस। यदि उसमें ये ग्रह हो गए तो योगों का बल कम हो जाएगा। तो चंद्रमांगल योग चाहे यहाँ पर हो, चंद्रमंगल चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, इन भावों में यदि चंद्रमंगल है तो चंद्रमांगल योग सबसे पावरफुल रहेगा। कौन कौन से? केंद्र, त्रिकोण, इनमें पावरफुल रहेगा। दूसरे धन भाव में भी ये योग अच्छा होगा। इनमें खराब रहेगा 6-8-12 में, इनमें ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। तो चंद्र प्लस मंगल चंद्रमांगल्य योग बनाते हैं। चंद्र प्लस मंगल लग्न में आ जाए, चाहे सप्तम भाव में आ जाए, पंचम भाव में आ जाए, चतुर्थ में आ जाए, नवम भाव में आ जाए, दसम भाव में आ जाए, 12वें भाव में आता है तो यह योग कमजोर हो जाएगा। 8वें भाव में भी कमजोर हो जाएगा, 6वें भाव में भी कमजोर हो जाएगा, उतना प्रबल नहीं रहेगा। कमजोर होने का मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि आप में बहुत शक्ति है, जैसे आप में शक्ति है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब आप भारत अपने देश को छोड़ करके चले गए ऐसी जगह पर जहां आपके पास में कोई भी किसी प्रकार का संसाधन नहीं है अपनी शक्तियों को यूज करने के लिए, तो वहां फिर आपकी शक्ति किसी भी काम की नहीं है। तो ये जो है ये केंद्र के ऐसा स्थान ही शक्तियों को बढ़ाते हैं, इसलिए कोई भी योग अगर केंद्र में बढ़ रहा है तो पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि उसको 50% बल केंद्र और देगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको समर्थन करने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे केंद्र में। तो जैसे आपके पास शक्ति आपको मित्र और मिल गए तो आपकी शक्ति बढ़ गई। त्रिकोण वाले में थोड़ा कम रहेगा। यहाँ आपको उल्टे लोग मिलेंगे जो आपका सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये संसार में दुख वाले स्थान होते हैं, रोग ऋण, यहाँ से मृत्यु,
इत्यादि, है ना, और यहाँ से व्यय हानि इत्यादि। तो यहाँ पर जब अच्छा योग बनेगा तो 50% उस योग का फल को कौन खा जाएगा, वह भाव खा जाएगा। 50% ऐसे माइनस हो गया उसका। अब उसके बाद में उस योग 50% क्षमता रहेगी तो वह उतनी पावरफुल नहीं रहेगी, तो यहाँ वो क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग केंद्र त्रिकोण को शुभ मानते हैं। मन में हमेशा ऊर्जा स्फूर्ति बनी रहेगी, व्यक्ति आलस्यहीन रहेगा। आप लोगों में जो व्यक्ति जितना ज्यादा आलस्य करेगा वो उतना ज्यादा जीवन में पीछे रहेगा। स्वयं की पहचान बनाने में, अगर आपको स्वयं की पहचान बनानी है तो आपको किसका त्याग करना पड़ेगा, आलस्य का। तो ज्यादा मेहनत, अच्छा ज्यादा मेहनत कौन करेगा, जिसमें ज्यादा ऊर्जा होगी। तो मंगल अगर अच्छा होगा, चंद्रमा साथ होगा तो ज्यादा मेहनत कराएगा, जिससे लक्ष्मी की भी प्राप्ति ज्यादा होगी। ऐसा व्यक्ति एक काम खत्म होने पर दूसरा काम शुरू कर देता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, खूब मेहनत कर काम किया, फल मिल गया, सोचे बस अपनी जिंदगी चल जाएगी, क्यों लोड ले। ऐसा व्यक्ति है जिसके चंद्र मंगल साथ में, वो ऐसा काम नहीं करेगा। वो एक काम खत्म हो दूसरे में तुरंत दिमाग लगाना शुरू कर देगा कि इसमें कैसे पैसे कमाए जाए। 6-8-12 में ये योग बनेगा तो ऐसे व्यक्ति कम लाभ कमाएंगे, पूरा नहीं कमाएंगे। चंद्रमंगल योग, और इसको हम लोग लक्ष्मी योग भी कहते हैं। आप लोग ये लिखते चलिए। देखो आज आप लोग कितने सारे योग पढ़ लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पंच महापुरुष हो गया, कुलदीप हो गया, चंद्रमंगल हो गया, लक्ष्मी नारायण हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग बुधादित्य योग। बहुत सरल है, ये भी छोटे छोटे हैं। शुभ शुभ ग्रह आपस में मिलकर के अच्छे योग बना देते हैं। बुध प्लस आदित्य, बुधादित्य। बुध और सूर्य एक साथ यदि कुंडली में हो, 11 डिग्री से अधिक दोनों के बीच में गैप हो, तो बुधादित्य योग बनता है। मतलब बुधस्त नहीं होना चाहिए। यदि शुक्र 1 डिग्री का हो तो बुध कितने का होना चाहिए, 14-15 का हो। तो दोनों के बीच में इतना सा डिफरेंस भी हो। केंद्र एवं त्रिकोण के योग ज्यादा पावरफुल रहेंगे। 6-8-12 में बना योग ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगा। योग बनाने वाले ग्रह मृत्यु भाग एवं विष्णुवांश में होंगे तो बल घट जाएगा। यह नियम सभी जगह लागू होगा। कोई आया है शायद नया, दीपक जी आए हैं। तो बुधादित्य योग के लिए क्या क्या होना चाहिए, लग्न में अगर बुध सूर्य हो, सप्तम भाव में बुध सूर्य हो, पंचम भाव में बुध सूर्य हो, चतुर्थ भाव में बुध सूर्य हो, केंद्र में बुध सूर्य हो अथवा त्रिकोण में बुध सूर्य हो, तो बुधादित्य योग बनता है। ये योग गवर्नमेंट जॉब भी दिलाता है। बुध वाणी का ग्रह है, सूर्य सरकारी पद का ग्रह है। तो वाणी जो है ऐसे व्यक्ति की सरकारी पद के लिए ज्यादा काम करती है, व्यक्ति मेहनत करता है। तो बुध प्लस आदित्य जो यहाँ रहेगा तो बुद्धि पर सूर्य का अनुशासन रहेगा। मन को प्रेरणा कौन देता है, सार बुद्धि। हम लोग साहित्य में, संस्कृत में, पुराण इत्यादि में जब आत्मविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, गीता इत्यादि में, तो हम लोग बुद्धि को ही नियंत्रक मानते हैं। हमारा मन वैसा ही चलता है जैसी बुद्धि प्रेरणा देती है। बुद्धि का कार्य ग्रह है। अब बुद्धि पर अनुशासन किसका आ गया, सूर्य का आ गया। सूर्य राजा का ग्रह है। कुंडली में सब 9 ग्रहों में सूर्य क्या होता है, राजा होता है। तो जब सूर्य ने बुद्ध पर क्या कर लिया, बुद्धि पर अनुशासन कर लिया, तो बुद्धि को पकड़ लिया आपकी। अब आपकी बुद्धि जो है गलत रास्ते में नहीं जाने देगा। सूर्य कहेगा ऐसी जगह दिमाग लगाओ जहाँ से कोई लाभ हो, या तो आध्यात्मिक लाभ हो, भौतिक लाभ हो, है ना। फालतू का टाइम, कामों में टाइम वेस्ट मत करो, यही समय है। तो सूर्य जो है बुद्ध को अच्छी जगह, बुद्धि को अच्छी जगह लगाएगा। वाणी का जो प्रयोग अच्छी जगह करवाएगा, है ना। आप चाहो तो अपनी वाणी से कुछ भी कर सकते हो, पूरे संसार को आप बस में कर सकते हो। आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते हो, और आप चाहो तो जूते भी खा सकते हो, है ना। रही मन जीवा पापिनी, कर गई स्वर्ग पाताल, आप कहे भीतर वही जूते खाए कपाल। तो गाली जीव ने दी और जूते जो सिर पर पड़े हैं। तो वाणी अगर अच्छी होगी तो लोग आपका सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे। वाणी खराब होगी तो लोग आपका दूसरे तरीके से सम्मान करेंगे।
तो सूर्य क्या करता है, वाणी पर प्रभाव डालता है, वाणी को अच्छी कर देता है, अच्छी मतलब अनुशासित वाणी रहेगी, आप उठपटांग फालतू की बातें नहीं बोलेंगे, मजाक इत्यादि कम करेंगे और बुद्धि को सही जगह इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको कोई ना कोई लाभ बने, तो फिर यह बुद्धादित्य योग बन जाता है। व्यक्ति जो है वो सही न सही दिमाग लगा करके अच्छे पद पर पहुंच जाता है, प्राइवेट सेक्टर में भी रहेगा तो भी वो अच्छा कमा लेता है बुधादित्य योग वाले। 12वें भाव में बुध सूर्य जो है 8वें और 6वें भाव में होगा, तो इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा। इस योग में बुधस्थ नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने पहले बता दी थी। सूर्य और बुध के बीच में कम से कम 11 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। सूर्य 5 डिग्री का है तो बुध कितने का हो, 17 का। सूर्य अगर 17 का है तो बुध 4 का हो या बुध आगे का हो जाए। बुध आदित्य योग में बुद्धि पर अनुशासन होने से बुद्धि सही दिशा में काम करती है। तो यह हो गया हमारा बुधादित्य योग। अब बचा विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग नाम से देख लीजिए, यह एक ऐसा राजयोग है जो अशुभ ग्रह ही इसको बनाते हैं, अशुभ स्थानों में बनाते हैं। नहीं, शुभ ग्रह भी बना लेते हैं, लेकिन अशुभ स्थान का स्वामी अशुभ स्थान में हो तो यह राजयोग बनता है। अरे भाई, आतंकवादियों का आतंकवादी गड़ी ही मिल जाए तो खुश होंगे, मजा आएगा उनको। तो कोई रोग भाव का स्वामी यदि रोग भाव में बैठ जाए अथवा मृत्यु भाव में चल जाए, व्यय भाव में चला जाए तो वो खुश होगा। तो उस मतलब जिस घर का स्वामी उसको उसके जैसा दूसरा घर मिल गया, तो कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग ध्यान रखिएगा उत्तरार्ध में ज्यादा सुख देता है, युवा अवस्था में खूब संघर्ष कराएगा ना। और एक प्रकार से इसे मान लीजिए कि जैसे कोई पानी में डूब रहा है, अब डूब रहा है तो मरने वाला है, तो मरने वाला है तो उसने क्या क्या हाथ पैर चलाया, हाथ पैर फेंके और वो उसको तैरना आ गया उसी में पानी में। तैरा है तो इतनी जोर से तैरा है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और उसको इनाम मिल गई। तैरने नहीं गया था, वो फंस गया पानी में। अब पानी से बचने के लिए उसने तैरना सीखा, लेकिन अब तैरना ऐसा सीख गया कि वो फेमस हो गया। सेम यही काम विपरीत राजयोग करता है, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। विपरीत राजयोग शुभ दूसरे योगों की तरह नहीं है कि आपको एकदम अच्छे से शुभ सब कुछ अच्छा देगा और आप सीधा आगे निकल जाएंगे, नहीं। यह राजयोग विपरीत राजयोग ऐसा राजयोग होता है, यह तरासता है, बहुत बुरी तरीके से तरासता है। आपको लगेगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, फिर आप छटपटा कर जो काम करेंगे बहुत लगन मेहनत से करेंगे, उस काम में आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी प्रसिद्धि हो जाएगी। और वही राजयोग विपरीत राजयोग होता है। यह 3 प्रकार का होता है, हर्ष, सरल और विमल। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, हर्षवी। 6वें भाव में हर्ष राजयोग, 8वें भाव में सरल राजयोग और 12वें भाव में विमल राजयोग बनेगा। हर्ष 6वें भाव में, 8वें में सरल, 12वें में विमल। यदि 6-12 के स्वामी लग्नेश भी हो तो वह 6-12 के स्वामी 6-12 में हो तो विपरीत राजयोग बनेगा। यदि 6-12 में स्वामी होकर लग्नेश में होंगे तो विपरीत राजयोग में भाग नहीं लेगा, मतलब वह फिर विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। 6वें 8वें 12वें भाव का स्वामी लग्नेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो कारक बन जाएगा। बिना लग्नेश के ही यह योग बनेगा। तो बस लग्नेश वह नहीं होना चाहिए, 6वें 8वें 12वें भाव का स्वामी चाहे कोई से भी हो। जैसे मेष लगन है तो मेष लगन में मंगल क्या है, लग्नेश है, शुक्र तो नहीं, लग्नेश कौन है, मंगल है मेष लगन में। फिर मंगल अगर 8वें भाव में आ जाता है तो वह विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा। यदि ग्रह 2 राशियों का स्वामी है और एक भी राशि 6-12 में है तो यह योग बन जाएगा। 6-8-12 के स्वामी 6-8-12 में होने पर उन पर 6-8-12 के अलावा किसी भी ग्रह की दृष्टि या युति नहीं होना चाहिए। ये और देखना, अगर 6वें 8वें 12वें भाव के स्वामी 6वें 8वें 12वें भाव में है तो उस पर और किसी ग्रह की युति नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई दूसरा शुभ ग्रह आ जाए या कोई अन्य ग्रह आ जाए तो फिर इस योग को खत्म कर देंगे। उनके साथ में कोई भी दूसरा ग्रह नहीं आना चाहिए, तब यह विपरीत राजयोग बनेगा। अब समझिए आप लोग, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली ले ली हमने,
अब इसमें यहाँ पर बुध बैठ गया छठवें भाव में, छठवें भाव का स्वामी होकर के, कौन सा राजयोग बन गया? हर्ष नामक विपरीत राजयोग बन जाएगा, क्योंकि छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा है। अब जैसे यहाँ पर गुरु बैठ गया आठवें भाव में, 12वें भाव का स्वामी होकर, गुरु की कौन सा राशि? मीन और धनु, भाग्य भाव का भी स्वामी लेकिन 12वें भाव का स्वामी है। तो 12वें भाव का स्वामी जब 8वें भाव में बैठेगा तो कौन सा हो जाएगा? हर्षवी सरल नामक विपरीत राजयोग बन जाएगा। अगर गुरु यहाँ पर बैठ जाता तो भी यह योग बन जाता, अगर गुरु यहाँ भी बैठता तो भी यह योग बन जाता। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के नाम का वह योग बन जाएगा। बस शर्त यही कि उस ग्रह की राशि इन तीनों में से किसी एक भाव में होना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक भाव का वह स्वामी होना चाहिए, या तो छठवें भाव का हो, या अष्टम भाव का हो, या 12वें भाव का हो। इन तीनों भावों का स्वामी होकर इन तीनों में से किसी भी भाव में वो चला गया और लग्न में उसकी राशि नहीं है तो वह कौन सा राजयोग बना देगा? विपरीत राजयोग बना देगा। हर्ष सरल और हर्ष सरल और विमल, 3 प्रकार का ये बनता है ना। तो विपरीत राजयोग से लाभ क्या होगा? व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, लेकिन वो बहुत संघर्ष करके बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। सरलता से नहीं बनेगा वो। जैसा मैंने बताया था ना कि व्यक्ति डूब रहा था, डूबते डूबते तैरना सीख गया। तो जब इन ग्रहों को ऐसा लगेगा कि व्यक्ति मरने वाला है तो फिर ही अपनी पूरी दम लगा करके उसको एक ऐसी स्किल्स देंगे, ऐसे क्षेत्र में उसको फेमस करेंगे कि वह एक बड़ा व्यक्ति या बड़ा काम व्यक्ति जीवन में करता है। फिर वो संघर्ष के साथ साथ ही फिर यह योग बनता आगे बढ़ता चला जाता है। और देखते हैं कौन कौन से योग, गज केसरी हो गया, धर्म कर्मादि हो गया, लक्ष्मी नारायण हो गया, चंद्र मांगल्य, कुल दीपक, पंचम बुधादित्य, विपरीत राजयोग, विष्णु लक्ष्मी राजयोग हो ही गया। शुभ कर्तरी योग, ये और देख लीजिए, शुभ कर्तरी योग। पाप कर्तरी योग किसको कहते हैं? पाप कर्तरी योग का मतलब ये होता है कि दोनों साइड, अगर किसी भी ग्रह के दोनों साइड क्रूर ग्रह है तो वह पाप कर्तरी योग बनाता है। दोष, जैसे यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह आ गया पीछे, पाप कर्तरी योग हो जाएगा। शुभ कर्तरी योग में ये है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या है, शुक्र है या सूर्य, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहाँ गुरु आ जाए, यहाँ बुध आ जाए, दोनों साइड अगर शुभ ग्रह आ जाते हैं, अथवा एक ही भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, कौन कौन से? बुध, सूर्य और गुरु। और बुध कितने का है? 5 अंश का। सूर्य कितने का है? 10 अंश का। या सूर्य कितने का है? 17 अंश का। गुरु कितने का है? 28 अंश का। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सूर्य है ये किसके बीच में है? गुरु और बुध के। अंश देखना पड़ेगा लाइन से, जो बीच में रहेगा उसका आगे पीछे के शुभ होना चाहिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? शुभ कर्तरी योग हो जाएगा। तो अब या फिर इधर कोई शुभ ग्रह हो जाएंगे तो भी शुभ कर्तरी योग बन जाएगा। तो शुभ कर्तरी योग का लाभ बहुत अच्छा होता है, बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाएगा। बिना आप मेहनत नहीं करेंगे तो भी आगे आपको सरलता से सब चीजें मिल जाएंगी। कई बच्चों का जन्म हो जाता है बहुत बड़े परिवार में, करोड़पति अरबपतियों के, वो ज्यादा संघर्ष नहीं करते तो भी उनका जीवन बहुत अच्छा चलता रहता है, क्योंकि उनके इसलिए संघर्ष उनके पेरेंट्स ऑलरेडी कर जाते हैं उतना उसी स्तर का। सरलता से सब कुछ मिल जाता है। ग्रहों के दोनों तरफ शुभ ग्रह होना चाहिए, भावों के दोनों तरफ शुभ ग्रह होना चाहिए, तो यह शुभ कर्तरी योग बनता है। राहु केतु से बनने वाले राजयोग, देखिए ध्यान से, राहु केतु भी राजयोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सुनो। राहु और केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी हो जाते हैं। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिएगा हमेशा के लिए। फिर भी राहु जो है वो बुध की राशि में शुभ फल देता है, और केतु जो है गुरु की राशि में शुभ फल देता है। बुध की राशि कौन कौन सी है? कन्या और मिथुन राहु के लिए अच्छी रहती है।
गुरु की राशि कौन कौन सी? धनु और मीन केतु के लिए अच्छी रहती है। इन दोनों की दृष्टियां भी 5, 7, 9 गुरु की जैसी होती है, 7 भी नहीं होती, 5 और 9 भी होती है। राहु केतु यदि त्रिकोण में बैठे हो और इनके साथ केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी आ जाए तो यह राजयोग बन जाएगा। मान लीजिए राहु लग्न में है, अब इनके साथ में चतुर्थ भाव का स्वामी आ जाए, दसम भाव का स्वामी आ जाए, सप्तम भाव का स्वामी आ जाए, अथवा पंचम या नवम भाव का स्वामी आ जाए, कोई भी, क्योंकि ये तो उस घर के ऑलरेडी स्वामी हो ही चुके जहां बैठे हैं, तो इनके साथ अन्य भाव का स्वामी आएगा तो फिर यह योग बन जाएगा। यदि राहु केतु केंद्र स्थान में बैठे उनके साथ कोई त्रिकोण का ग्रह आ जाए तो भी राजयोग बनेगा। यदि राहु केतु त्रिकोण में बैठे उनके साथ कोई भी केंद्र का स्वामी आ जाए तो भी यह राजयोग बनेगा। जो ग्रह राहु केतु के साथ आएंगे यदि वे इनके मित्र होंगे तो यह योग शुरू से ही काम करेगा। यदि साथ में आने वाले ग्रह के शत्रु होंगे तब यह योग विलंब से काम करेगा। उदाहरण से देखिए, जैसे मेष लग्न की कुंडली, कौन सी लग्न की कुंडली है? मेष लग्न की। अब मान लीजिए यहां पर जो है राहु कहां पर बैठा है? राहु बैठा है यहां पर। तो राहु यहां बैठने से चौथे भाव का क्या हो गया? स्वामी। अब यहां पर मंगल आ जाएगा तो मंगल किसका स्वामी है? प्रथम भाव का। तो हाँ, केंद्र होने पर त्रिकोण का स्वामी राजयोग बनाएंगे ना ये। केंद्र स्थान में बैठे उनके साथ त्रिकोण का ग्रह आ जाए, त्रिकोण में बैठे हो तो केंद्र का ग्रह आ जाए। तो ये केंद्र स्थान है, ये त्रिकोण है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली हम लोग ले लेते हैं और यहां पर मान लीजिए राहु हो, क्या हो? राहु। तो राहु यहां बैठने से चौथे भाव का क्या हो गया? स्वामी। अब इसके साथ अगर सूर्य आ रहा है तो कौन सा योग बन जाएगा? राजयोग बन जाएगा। राहु केतु का विपरीत राजयोग। क्यों? क्योंकि केंद्र त्रिकोण के स्वामी साथ में है। ग्रहण दोष भी ये लोग बनाएंगे, वो दोष अलग है। ग्रहण दोष का फल इनको भी मिलेगा, राजयोग का फल भी मिलेगा, दोनों चीजें वो सेम। ऐसे ही अगर जैसे यहाँ पर राहु हो और एक साथ चंद्रमा आ जाए तो ग्रहण दोष भी बनेगा लेकिन विपरीत राजयोग भी बन जाएगा राहु केतु वाला। तो केंद्र में बैठने पर त्रिकोण का के ग्रह का त्रिकोण भाव का स्वामी आ जाए या त्रिकोण में बैठने पर केंद्र भाव का स्वामी आ जाए तो राहु केतु का यह विपरीत राजयोग बनता है। अगर राहु दसम भाव में 9वें भाव का गुरु आ जाए तो यह बन जाएगा, अथवा 9वें भाव में है तो दसम भाव का स्वामी आ जाए शनि तो यह बनेगा। साथ में दोष भी बनेगा तो दोष का भी फल मिलेगा, राजयोग का भी फल मिलेगा। तो ये चीजें इनके राहु, इसलिए इनका जो है विशेष नहीं माना जाता राहु केतु में, क्योंकि ये दोष भी बनाते हैं राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं। तो अब अच्छा भी कोई सर मेरी कुंडली में है क्या? अभी आपकी कुंडली देखी नहीं है ना, उसको देखेंगे बाद में, है ना। आप सभी की कुंडली में दूसरे और 8वें घर में है। चलो भी देखते हैं आपने, है ना। तो यह कौन सा हो गया? राहु केतु का जो है राजयोग हो गया। केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में चले जाए, त्रिकोण के स्वामी होकर ये केंद्र में आ जाए। कहाँ है आप देखो, राहु केतु या तो केंद्र में होते या त्रिकोण में होते, या तो यहाँ पर होते जिनके साथ कोई केंद्र का स्वामी आता तो आपके देखो केंद्र, तो राहु केतु केंद्र में न त्रिकोण में, आप कुंडली में योग नहीं है। अब आ जाते हैं अपन नीच भंग राजयोग देख लेते हैं। ये जो है नीच भंग राजयोग, नीच भंग नहीं है, इसको ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं कि हमारे ग्रह नीच भंग हो गया, तो ग्रह जो नीच होता है ना वह भी भग्न हो जाता है, कई ऐसे कारण होते हैं। तो किन किन परिस्थितियों में यही योग बनता है? पहले तो आप लोग ये बताएं कि अब ऐसा तो नहीं कि आपके सिर के ऊपर से निकलता जा रहा है, मैंने बहुत सारे योग पढ़ा दिए, तब तो इसको मैं कल कर लूँ।
या फिर करवा दो आज, हाँ सर, अब याद नहीं है कि कौन सा था। है ना। हाँ आज नहीं रहे तो। आज रहने वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है अति सर्वत्र वर्जयेत, तो कम खाओ लेकिन पच जाए। बाकी ये जितने भी योग पढ़ा बनाए हैं मैंने, सरल सरल बनाए हैं, एक बार सभी का मैं आपको बोल बोल कर रिवीजन करवा देता हूँ, आप बस नाम बताते चलो, तो सरल ट्रिक से आप उनको याद कर लेंगे। बताओ आज सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? भद्र वो हंस महापुरुष राजयोग, पंच हंस महापुरुष राजयोग है ना? पंच महापुरुष, महापुरुष का नाम हाँ से पंचमा पंच महापुरुष राजयोग ऐसे याद कर लो कि कुंडली में तो फिर सात भद्र ग्रह, भद्र पंच। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, कुंडली में जो है 5 ग्रह एक योग बनाते हैं, उसको हम महापुरुष राजयोग बोलते हैं। 5 ग्रह बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पंच महापुरुष राजयोग। 5 ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य चंद्र को छोड़ करके बाकी सभी 5 ग्रह बनाते हैं, राहु केतु इसमें नहीं है। यह योग बहुत सरल है, याद करना इसके लिए। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, अगर ये केंद्र में हो, उच्च के हो और स्वराशि में हो तो यह योग बनता है। नाम भी भले आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केंद्र 1 4 7 10 में उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे तो यह योग बनेगा। नाम याद कर लो लाइन से। मंगल अगर होगा तो रोचक, बुध होगा तो भद्र, गुरु होगा तो हंस, शुक्र होगा तो मालव्य और शनि होगा तो शश बनेगा। मंगल होगा तो मंगल के कारकत्व व्यक्ति के अंदर ज्यादा रहेंगे, वह उसी से संबंधित काम करेगा, उससे संबंधित बिजनेस करेगा, वही उसी से संबंधित काम उसको आगे ले जाएगा। बुध होगा तो बुध का ले जाएगा, बुध की संबंधित वाणी इत्यादि उसकी प्रबल रह जाएगी, हो जाएगी, भाषा अच्छा भाषाविद बन जाएगा। गुरु होगा तो आध्यात्मिक बन जाएगा, गुरु बन जाएगा, प्रोफेसर इत्यादि बना सकता है। शुक्र होगा तो अच्छा कलाकार बन जाएगा। शनि होगा तो अच्छी किसी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में, एक बड़े पद पर वो पहुंचा देगा मेहनत करवा करके। ये हो गया पंच महापुरुष राजयोग। इसके बाद फिर हमने कौन सा योग पढ़ा? कुलदीपक। कुलदीपक पढ़ा। कुलदीपक बहुत सरल, 10वें भाव में कोई भी उच्च का ग्रह बैठ जाए कुलदीपक राजयोग बनता है। बस लगन का वह मित्र होना चाहिए। लगन का मित्र ये है कि अगर सूर्य चंद्र मंगल और गुरु की लगन है, इनकी राशियां हैं, तो इनका ही पटरी पास अरे रहने दे यार, बाद में आएंगे। वो तो अब नहीं सो रहा है। तो लगन का वह मित्र होना चाहिए। 10वें भाव में उच्च का ग्रह जो क्या होना चाहिए? लगन का मित्र होना चाहिए, तो वह कुलदीपक राजयोग बनाता है। 10वां भाव किसका है? कर्म क्षेत्र का। उसमें उच्च का ग्रह बैठा है तो व्यक्ति का कर्म इतना अच्छे से करवाएगा वो कि वो फेमस हो जाएगा, खूब पैसे कमाएगा तो प्रसिद्ध हो जाएगा। तीसरा कौन सा पड़ा? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी और नारायण और एक धर्म कर्माधिपति, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, धर्म कर्माधिपति तो 10वें और 11वें का हो गया। अभी हमने पढ़ा लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी किसको हम लोग कहते हैं? अच्छा, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी 2 प्रकार के हैं। एक तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के साथ में बैठे चाहे युति बनाए, और एक है बुध और शुक्र वाला। शुक्र। तो मैंने आपको लक्ष्मी नारायण कौन सा वाला पढ़ाया है? बुध शुक्र वाला। बुध शुक्र वाला पढ़ाया, ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग में क्या होता है कि बुध और शुक्र अगर ये केंद्र में आते हैं, युति बनाते हैं या त्रिकोण में युति बनाते हैं, तो यह राजयोग बनता है। लक्ष्मी का कारक होता है शुक्र और नारायण का कारक होता है बुध। तो लक्ष्मी नारायण के नियंत्रण में रखती है, व्यक्ति पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करता है। इसके बाद में चंद्र मंगल योग। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग, ये भी लक्ष्मी बढ़ाने वाला है। चंद्र और मंगल की युति होती है तो व्यक्ति में ऊर्जा बहुत होती है, बहुत व्यक्ति मेहनत करता है, पैसे बहुत कमाता है। शुभ स्थानों में लगन के सभी ये जितने भी योग आज आप लोगों ने पढ़े, तो आज मैंने आपको कितने योग पढ़ा दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, नीच मंग नहीं पढ़ाया, 8 राजयोग मैंने पढ़ा दिए। अगर ये सभी राजयोग क्या होंगे? लगन के मित्र होंगे, तो यह ज्यादा फलदायी होंगे। राजयोग बनाने वाले ग्रह लगन के शत्रु होंगे तो इनका फल बहुत कम मिलेगा। लगन मतलब आप या आपके मित्र हैं यहाँ पर, ये ग्रह ये कारक ग्रह हो जाएंगे लगन के मित्र होने पर, तो कारक ग्रह ज्यादा शुभता बढ़ाएंगे।
फिर हमने पढ़ा कौन सा? बुद्धादित्य योग। बुद्धादित्य योग पढ़ा। बुद्ध मतलब बुद्धि, आदित्य मतलब अनुशासन। बुद्धि पर अनुशासन होने पर व्यक्ति क्या करता है? सही रास्ते पर चलता है, गलत रास्ते पर नहीं जाता। अब एक तो भटक रहा है, कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, एक सीधे रास्ते से जा रहा है, तो आगे कौन निकलेगा? जो सीधे रास्ते से जा रहा है। तो सीधे रास्ते से कौन जाता है? जिसकी बुद्धि पर अनुशासन हो, जिसके जीवन में अनुशासन रहेगा वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। सेम वही बुद्धादित्य योग करवाता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी सफल हो जाता है। और बताओ। चाचा ये शुभ कर्तरी। हाँ, शुभ कर्तरी योग है। जैसे पाप कर्तरी दोष होता है, इसे शुभ कर्तरी योग होता है। दोनों साइड शुभ ग्रह होने पर शुभ कर्तरी योग बनता है। तो शुभ कर्तरी योग में क्या होता है कि सब चीजें सरलता से मिल जाती है। जैसे मैंने बताया था ना, अच्छे बड़े घर में जन्म हो जाना, शरीर का स्वस्थ रहना, तो सब ग्रह शुभ रहते तो व्यक्ति को ज्यादा कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये प्रारब्ध के बहुत अधिक पुण्य होने पर ऐसा व्यक्ति को मिलता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, उपचय भाव में क्रूर ग्रह होना जरूरी है। उपचय भाव कौन कौन से? 3, 6, तीसरा, छठवा और 10। तीसरा, छठवा, 10वां और 11वां ये उपचय भाव है। इनमें एक क्रूर ग्रह होगा तो ही व्यक्ति मेहनत और जुझारू बनेगा, और उसके बाद जो उसको सफलता मिलेगी वो लंबे समय तक टिकेगी। जिनके उपचय भाव में एक भी क्रूर ग्रह नहीं है, सरलता से चीजें मिल जाती हैं, तो उसको बेच भी देते हैं, उनसे वो चीजों की रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि व्यक्ति मेहनती नहीं होता, वो छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाएगा, छटपटाने लग जाएगा। तो ये आप लोगों को ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। तो अब आप लोग क्रम से इनका नाम याद कर लो। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि से बनने वाले योग कौन कौन से? पंच महापुरुष राजयोग, 5 ग्रहों से ये बनता है। गुरु और चंद्र से कौन सा योग बनता है? गजकेसरी योग बनता है। चंद्र और मंगल से कौन सा योग बनता है? चंद्र मंगल योग बनता है। बुध और शुक्र से कौन सा योग बनता है? लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। तो दोनों ग्रहों के जो ग्रुप हैं, ये जो मित्र आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो ये अच्छा योग बना रहे हैं। सूर्य वाले ग्रुप में कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। तो इसमें चंद्र और गुरु का राजगज केसरी राज हो गया, चंद्र और मंगल का चंद्र मंगल योग हो गया, ठीक है। और इधर जो है दूसरा ग्रुप है, इसमें कौन कौन से ग्रह है? शनि, बुध, शुक्र, शनि। तो इसमें बुध और शुक्र एक साथ बैठ गया तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बना दिया, है ना। इनके जो योग से अच्छे अच्छे ग्रहों का जब एक साथ बैठना हो रहा है तो ये अच्छे शुभ योग बन रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं। और ये एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो वहाँ दोष बन रहे हैं, जैसे सूर्य शनि का अंधक दोष बन जाता है। तो इस चाचा जी इसमें क्या था? कुल दीपक योग में क्या था? कुल दीपक योग में ये है कि इसमें पूरे 9 ग्रह, राहु के तो छोड़ दीजिए, 7 ग्रह कोई भी दशम भाव में उच्च का बैठ जाए और वह लगन का मित्र हो। जैसे सूर्य की सिंह लगन हो, सूर्य चंद्र मंगल गुरु की अगर लगन है तो सूर्य चंद्र मंगल गुरु में से कोई उच्च का ग्रह दशम भाव में होना चाहिए। अगर बुध शुक्र शनि की लगन है तो बुध शुक्र शनि में से कोई एक ग्रह दशम भाव में होना चाहिए। लगन समझ रहे हो ना? प्रथम भाव में राशि। हाँ हाँ ठीक है। और सर शत्रु रहेगा शत्रु रहेगा तो ये राजयोग तो बनेगा, लेकिन वो लगन के लिए सरलता से फिर पावर ज्यादा लाभ नहीं देगा, क्योंकि वो क्या है, लगन का शत्रु। सर मतलब ऐसा हो सकता है ना, एक शत्रु हो एक मित्र, दो ग्रह बैठ जाए इस कंडीशन में। देखो अगर शत्रु भी केंद्र में बैठेगा ना तो नुकसान नहीं करेगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। केंद्र स्थान पर क्या है कि केंद्र अपने आप में शुभ स्थान होते हैं, है ना, इनको विष्णु स्थान हम लोग बोलते हैं। शत्रु भी आपके घर आएगा तो यहाँ पर उसका कुछ विचार बदल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपको आते हानि करेगा, लेकिन वो तुरंत लाभ भी नहीं देगा। तो शत्रु भाव में बैठने वाले जो ग्रह हैं, शत्रु ग्रह जो राजयोग बनाएंगे वो आधा फल देंगे, बस ये दिमाग में बिठाइएगा। पूरा फल नहीं देंगे लेकिन वो नुकसान नहीं करेंगे। मित्र होने पर पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। भैया जी वो गुरु से जो हंस नामक योग बनता है तो वो शायद मेरी कुंडली में बन रहा है, दशम भाव में आप बताए थे ना। तुरंत हमने आपकी कुंडली इसलिए खोल के रखी है। दशम भाव में गुरु जो है बताओ उच्च का है क्या? नहीं है। स्वराशि का है क्या? नहीं है। कैसे बन रहा है? न तो आपका गुरु उच्च का है। अगर यहाँ गुरु कर्क राशि का होता तो हम मीन या धनु का होता
हंस नामक योग अच्छा। बनता। 3 कंडीशन होनी चाहिए, तो उसका हो या वो अपनी राशियों का होना चाहिए। तो राशि का हो और लगन का मित्र हो। हाँ, लगन का मित्र हो, तो लगन का मित्र तो है, लेकिन ये शुक्र लगन की का राशि मित्र में है। बैठा है ना, उच्च राशि में नहीं बैठा अपनी में। हंस हम्म, पंचमहापुरुष आप लोगों के में किसी के में भी नहीं बन रहा। मैंने पूरे ये योग है ना आप लोगों की कुंडली में चेक किए पहले, आपको लोगों को समझाने के लिए। तो ये योग किसी की भी कुंडली में मुझे, जब बुधादित्य योग इसकी में है, अमित की में है ना, बुधादित्य ये सर हम लोग की कुंडली में कोई योग ही नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं। अमित की कुंडली में बुधादित्य योग देखो, ये रहा छठवें छठवें भाव में बना चाचा जी है। स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, चलो नहीं। स्क्रीन चेक कर रहा। ऐसा हो जाए ना कि हम लोग अपने से ही बना दे कोई योग। आप लोग ब्रह्मा जी नहीं बन सकते भैया, आप अपना जन्म दोबारा कैसे करेंगे अब? वो तो एक रावण ही था, उसने ग्रहों को उठा उठा के अपने हिसाब से सेट किया था, ऐसा कहते हैं। तो ये देखो, प्रियांशु भैया को तपस्या करनी पड़ेगी अब दोबारा। हाँ दोबारा तपस्या करके आप अगला जन्म लो, उसमें अच्छे योगों में आप आओगे। इधर देखो, आदित्य की कुंडली है, शुक्र और बुध एक साथ हैं, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण। ये अमित की इसमें बुधादित्य योग जरूर यहाँ पर दिख रहा है। छठवें भाव में बुधादित्य योग, इसका फल थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, बुद्धि सही से चल रही है। यह गोपाल जी की कुंडली, गोपाल जी चले गए, इनके में दोस्त एक दिख रहा है। ये सोहन जी की कुंडली है, ये प्रांशु जी की कुंडली है। बुधादित्य योग आप प्रांशु जी आपकी कुंडली में भी है, लेकिन अब आप इनकी डिग्री देखिए। बुध बुध कितने तो का अस्त है ना हमारे में। अच्छा, बुध 17 का है, सूर्य 26 का है। हाँ, बुध अस्त हो रहा है, तो फिर ये योग नहीं बनेगा। ये कभी उदय भी होगा कि अस्थि रहेगा? मैं बस रहेगा हमारे लिए। वो तो जन्म के समय जैसा ग्रह रहेगा वैसा ही हमेशा रहेगा। पूरी लाइफ। हाँ, पूरी लाइफ रहेगा वो। अरे गोचर में जो है अपना वो फल देगा, लेकिन बुध के लिए फिर अगर वो लगन का मित्र है तो उसका अपन उपाय कर सकते हैं। ये लगन का मित्र नहीं है तो रत्न इत्यादि धारण नहीं, इसका जप करवा करके इसको शुभ कर सकते हो आप। तो आज का क्लास समझ में आया सभी को? देखो अब कोई आप हाँ योग ही चाचा नहीं जी। बन रहा। कितनी स्पीड से कितने सारे ये सब पढ़ चुके हो, है ना? सर मेरी कुंडली में कोई योग्य है या नहीं? अभी कोई की भी नहीं बन रहा। ये आप लोग एक बार विचार करो कि कौन कौन से योग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अभी एक विपरीत एक और योग है, नीच भंग योग, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। और एक लक्ष्मी नारायण जो योग बनाने, एक लक्ष्मी नारायण एक और योग होता है, उसको हम लोग केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब एक साथ एक दूसरे के घर में युति बनाते हैं तब वह योग बनता है। वो इसमें मैंने लिखा नहीं, तो वह भी मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। कल 2 योग और हो जाएंगे आपके। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लग्न, मेष लग्न। मेष लग्न में सभी ग्रहों का फलादेश, सूर्य जो है द्वादश भाव में कैसा फल करेगा, चंद्रमा का शुभ कहाँ रहेगा, मंगल कहाँ रहेगा। फिर ऐसे हम लोग 12 लग्नों को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव में फलादेश। इसके बाद में फिर हम लोग, तो आपकी करीबन 20 से 25 और क्लास मान लीजिए आप, 20 जनवरी तक आपका पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो जाएगा। फिर कुंडलियों पर रिसर्च चलेगा, तो 25-30 कुंडलियों को मैं आपको इसमें रिसर्च करके जो जो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा एक बार रिसर्च करेंगे। फिर कुछ पुस्तकों का नाम मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से पुस्तकें पढ़ते रहिएगा। बीच बीच में कभी कभी अपने क्लास वगैरह लेते रहेंगे, डाउट वगैरह आपके पाएंगे। डाउट कब आते हैं? शंका वही व्यक्ति करता है जो थोड़ा बहुत जानता है, तब आप लोग पढ़ता जो है। हाँ थोड़ा बहुत पढ़ता है, तब आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो गए ज्योतिष से संबंधित, ज्योतिष में किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से चीजें हम लोग करते हैं। आप किताब पढ़ोगे तो आपको किताबें भी समझ में आएंगी ज्योतिष की। बिना गुरु से ज्योतिष सीखे सीधा किताब खरीद के कोई पढ़ता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में फंस जाता है, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है ग्रहों का पहले। तो कॉन्सेप्ट लगभग मैंने आपके सभी क्लियर कर दिए। अब इसमें एक चीज और बची है, ग्रहों की अवस्था, वो कल देख लेंगे। सभी ग्रह अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से फल देते हैं, जिसको अपन कल कर लेंगे, है ना? ठीक है, आज जितना भी पढ़ा है उसका अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिएगा।
और कल फिर पुनः मिलते हैं हम लोग इसी समय पर। कल हम लोग बाकी के बच्चे जो योग हैं उन पर चर्चा करेंगे और ग्रहों की अवस्थाओं पर कल हम लोग चर्चा करेंगे। नमो नमः। शुभ रात्रि। राधे राधे।